चलिए फटाक से शुरू करते हैं। ये है क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स चैप्टर नंबर 1 का तीसरा वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.2 में जो भी कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होंगे वो सब डिस्कस करेंगे, और इसके साथ ही साथ 1.2 में जो भी उदाहरण हैं उसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। आज का ये वीडियो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग जो कुछ सीखने वाले हैं उससे कम से कम एक प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल देखने को मिलता है। आपके बोर्ड एग्जाम में एक प्रश्न आता है इस प्रकार से, जिसमें बोला जाता है कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, या फिर सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, या फिर कुछ इस प्रकार से दर्शाइए कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए इसमें काफी कुछ लिखना पड़ता है। बहुत से बच्चों को वो सब लिखने में काफी ज्यादा समस्या होती है, तो कई बच्चे क्या करते हैं कि उसको रट लेते हैं। लेकिन आज का ये वीडियो देखने के बाद आपको रटना बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि आपको क्या कुछ लिखना होता है। एक बार आप अच्छे तरीके से समझ जाएंगे तो आप उसको अपने लैंग्वेज में काफी अच्छे तरीके से लिख पाएंगे। तो शुरू से लेकर आखिरी तक इस वीडियो को देखते रहिए। लेकिन इस तरह के प्रश्नों को करने के लिए हमको कुछ बेसिक बातें जाननी पड़ेंगी, जैसे कि हम लोग सबसे पहले ये सीखेंगे कि आखिर सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, और हम लोग किसी संख्या को देखकर कैसे पहचानते हैं कि वो संख्या परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। तो चलिए सबसे पहले हम सीखेंगे कि आखिर सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, यानी कि को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। तो इसमें सिंपल सीधी बात इतनी है कि ऐसी संख्याएं जिनका HCF 1 होता है उन संख्याओं को सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा है कि यदि A और B का HCF 1 है तो A और B को हम लोग बोलेंगे सह अभाज्य संख्याएं। जैसे कि 3 और 5 हो जाएगी सह अभाज्य संख्याएं। क्यों भाई? क्योंकि जब आप 3 और 5 का HCF निकालेंगे तो 1 आएगा। आप निकाल कर चेक भी कर सकते हैं, जैसे कि 3 एक अभाज्य संख्या है तो इसको केवल 3 ही लिखेंगे इसके अभाज्य गुणनखंडन में। 5 एक अभाज्य संख्या है तो इसके अभाज्य गुणनखंडन में 5 लिखेंगे। और जब आप HCF निकालने जाएंगे 3 और 5 का तो यहाँ पर कुछ भी कॉमन देखने को नहीं मिल रहा है। तो हमने आपको पिछली वीडियोज में बता रखा है कि जब भी कुछ भी कॉमन देखने को नहीं मिलता है तो वहां पर 1 तो छिपा ही रहता है। तो यहाँ पर HCF क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो क्योंकि 3 और 5 का HCF 1 है इसलिए 3 और 5 क्या हो जाएंगी? सह अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। अब बहुत से बच्चों को ऐसा लगता है कि सह अभाज्य संख्याओं में हमेशा जो भी संख्याएं होंगी वो अभाज्य होंगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए यहाँ पर हम एक और एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे कि 8 और 9। देखिए ये भी सहभाज्य संख्याएं होंगी। आप देखेंगे कि ये 8 क्या है? भाज्य संख्या है। 9 भी क्या है? एक भाज्य संख्या है। लेकिन फिर भी ये दोनों आपस में सह अभाज्य बन जाएंगी। क्यों? क्योंकि 8 के लिए जब आप गुणनखंडन करेंगे, इसका अभाज्य गुणनखंडन, तो ये 2 पे घात 3 आएगा। और जब 9 का अभाज्य गुणनखंडन करेंगे तो ये 3 पे घात 2 आएगा। अब आप देखेंगे कि दोनों जगहों पे कोई भी अभाज्य संख्या कॉमन में नहीं है। तो यहाँ पर जब आप HCF निकालेंगे 8 और 9 का तो यहाँ पर भी आपको 1 देखने को मिलेगा। तो भले ही अलग अलग 8 और 9 अभाज्य संख्याएं नहीं हैं, लेकिन जब ये दोनों साथ में आएंगी तो ये सह अभाज्य संख्या कहलाएंगी। अब हम लोग समझेंगे कि आखिर वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, यानी कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। तो देखिए बचपन से लेकर क्लास 10th तक आज तक आपने जो भी संख्याएं देखी हैं सब की सब वास्तविक संख्याएं हैं। जो भी संख्या आपके दिमाग में आ रहा हो, बचपन से लेकर अभी तक आपने जो जो संख्याएं देखी हैं सब वास्तविक संख्याएं हैं, रियल नंबर्स हैं। जैसे कि 1 क्या है? एक वास्तविक संख्या है। 0 क्या है? एक वास्तविक संख्या है। 3/2 क्या है? एक वास्तविक संख्या है। -3/2 क्या है? एक वास्तविक संख्या है। √3 क्या है? एक वास्तविक संख्या है। 2/√3 क्या है? एक वास्तविक संख्या है। देखिए एक ऐसी संख्या होती है जिसको हम लोग बोलते हैं काल्पनिक संख्या।
जो वास्तव में होती तो नहीं है, ये हमारी कल्पना होती है, काल्पनिक संख्या। लेकिन बचपन से लेकर आज तक आपने काल्पनिक संख्या के बारे में नहीं पढ़ा होगा। काल्पनिक संख्याओं के बारे में आप क्लास 11th के मैथ में सीखने वाले हैं। तो फिलहाल क्लास 10th में आपको काल्पनिक संख्याओं से कोई मतलब नहीं है। थोड़ा सा हम आपको इसके बारे में बता देते हैं कि आज तक आपने कभी भी किसी ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल नहीं निकाला होगा। तो अभी जो हमने यहाँ पर लिखा है -2 का वर्गमूल, ये एक काल्पनिक संख्या होती है। तो फिलहाल आपको इसके बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमको इस चैप्टर में क्या पढ़ना है? केवल वास्तविक संख्याओं के बारे में ही पढ़ना है। अब यहाँ पर हमने जो वास्तविक संख्याएं लिखी हैं, इनको हम दो भाग में बांट सकते हैं। इनमें से कुछ होंगी परिमेय संख्याएं और कुछ होंगी अपरिमेय संख्याएं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं परिमेय संख्याओं के बारे में, जिनको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर्स। तो देखिए, ऐसी संख्याएं जिनको हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, उनको बोलते हैं परिमेय संख्याएं। जहां पर p और q क्या होता है? वो होता है पूर्णांक, यानी पूर्णांक बटे पूर्णांक होना चाहिए, तब हम लोग बोलते हैं परिमेय संख्याएं। लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना है कि q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? देखिए, जब q की जगह 0 आ जाएगा, यानी कि हर में 0 आ जाएगा और ऊपर चाहे कोई भी पूर्णांक आप लिख दें, तो ये अपरिभाषित होता है, ये कोई संख्या ही नहीं है। क्योंकि 3/0 लिखने का मतलब है कि आप 3 को 0 से डिवाइड कर रहे हैं, और आपको पता होना चाहिए कि किसी भी संख्या को 0 से हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते, यानी किसी भी संख्या को हम लोग 0 से भाग नहीं दे सकते। तो ये एक संख्या ही नहीं है, ये अपरिभाषित है। इसीलिए p और q कोई भी पूर्णांक हो सकता है, लेकिन q वाला 0 नहीं होना चाहिए। अगर इसके कुछ एग्जाम्पल आपको बता दें, जैसे कि 3/4, पूर्णांक बटे पूर्णांक, 3 भी पूर्णांक है, 4 भी पूर्णांक है, ये परिमेय संख्या है। अगर -3/4 लिख दें, ये भी क्या है? -3 पूर्णांक, 4 पूर्णांक, पूर्णांक बटे पूर्णांक, परिमेय संख्या है। ऐसे भी हो सकता है -3 बटे -4, ऐसे भी हो सकता है केवल हमने 4 लिख दिया, 4 भी क्या है? एक परिमेय संख्या है। क्यों भाई? क्योंकि 4 के नीचे अगर 1 लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 4 को हम लोग 4/1 लिख सकते हैं, पूर्णांक बटे पूर्णांक हो गया, ये भी परिमेय संख्या होगी। ऐसे ही अगर -4 ले लें तो इसके नीचे भी 1 लगा सकते हैं, -4/1, पूर्णांक बटे पूर्णांक, ये भी परिमेय संख्या है। कई लोगों को 0 में कंफ्यूजन होता है। तो देखिए, 0 एक ऐसी संख्या है जिसको हम ऐसे लिख दें, अगर 0/1 तब भी ये 0 है। अगर हम इसको लिख दें 0/2 तब भी ये 0 है। अगर हम इसको लिख दें 0/3 तब भी ये 0 है। ऐसे हम लोग 0 को कई प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन हर एक केस में देखिए, ऊपर भी पूर्णांक है, नीचे भी पूर्णांक है। तो ऊपर 0 होने से कोई दिक्कत नहीं है, बस नीचे 0 नहीं होना चाहिए। तो पूर्णांक बटे पूर्णांक, यानी कि 0 भी एक परिमेय संख्या है। देखिए, पहले वीडियो में हमने आपको बता रखा था प्राकृत संख्याओं के बारे में। तो जितनी भी प्राकृत संख्याएं हैं, सब की सब परिमेय भी हो जाएंगी। प्राकृत संख्याएं बोले तो 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ऐसे ही आता रहेगा। अब देखिए, 1 2 3 4 जो भी प्राकृतिक संख्याएं हैं, अगर हम इनके नीचे 1 लगा दें तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो इसलिए जितनी भी प्राकृत संख्याएं हैं, सब की सब परिमेय होती हैं। इसी प्रकार से जितनी भी पूर्ण संख्याएं हैं, वो भी सब की सब परिमेय में आ जाएंगी। पूर्ण में क्या क्या आता है भाई? 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ऐसे ही आता रहेगा। तो अगर सबके नीचे अगर 1 लगा दें तब भी यहां पर कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। अब जितने भी पूर्णांक होते हैं, पूर्णांक, आपको पता है पूर्णांक में क्या आता है भाई? पूर्णांक में प्लस वाले भी आते हैं, 0 भी आता है, और प्राकृतिक संख्याओं के निगेटिव भी आते हैं, यानी -1 -2, इस तरह से। तो इन सब के नीचे भी अगर 1 लगा दें तब भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको।
तो जितनी भी प्राकृत संख्याएं हैं, जितनी भी पूर्ण संख्याएं हैं, जितने भी पूर्णांक हैं, सब के सब क्या होते हैं? परिमेय संख्या के पार्ट होते हैं। अब देखिए अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? अपरिमेय संख्याओं को बोलते हैं इर्रेशनल नंबर्स। तो फिलहाल इतना समझ लीजिए कि अपरिमेय संख्याओं को p/q फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, मतलब पूर्णांक बटे पूर्णांक के रूप में हम लोग इसको नहीं लिख सकते। अपरिमेय संख्याओं के उदाहरण समझने के लिए हमको कुछ और बातें पहले समझनी पड़ेंगी। तो कुछ और बातें समझ लेते हैं, फिर से हम लोग वापस इस पेज पर आने वाले हैं। तो हम लोग को 3 प्रकार के दशमलव समझने हैं। पहला है शांत दशमलव, दूसरा है अशांत आवर्ती दशमलव और तीसरा है अशांत अनावर्ती दशमलव। अब इसका क्या मतलब है? इसको समझने के लिए यहाँ पर हम 2 एग्जाम्पल लेंगे। जैसे कि हमने लिख दिया यहाँ पर 7/4 और एक हमने ले लिया 7/3। तो 7/4 पूर्णांक बटे पूर्णांक है, तो ये एक परिमेय संख्या है। ऐसे ही 7/3 ये भी पूर्णांक बटे पूर्णांक है, ये भी क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। अब हम लोग एक काम करते हैं, 7/4 को हम लोग दशमलव में बदलते हैं एक बार। तो हम 7 को भाग करेंगे 4 से, तो 4 एकम 4, यहाँ पर 3 बचेगा, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 4 सत्ते 28, फिर यहाँ 2 बचेगा, दशमलव लगा हुआ है, 0 बढ़ा सकते हैं, 4 पचे 20। तो हमको मिल गया 1.75। 1.75। ऐसे ही हम लोग 7/3 को दशमलव में बदल देते हैं। तो 3 से 7 को डिवाइड करेंगे, 3 से 2 बार में 6, घटा के 1 आएगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 3 से 3 बार में 9, 10 में से 9 घटाएंगे 1, 0 बढ़ाएंगे, तो 3 से 3 बार में 9। अब देखिए यहाँ पर बार बार 1 आ रहा है, तो 3 से 3 बार में 9। अब ये बार बार 1 आता ही रहेगा और यहाँ पर 3 3 3 3 ये आता ही रहेगा, यानी कि ये 3 आना बंद नहीं होगा, ये 3 3 आता ही रहेगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 2.333 डॉट डॉट डॉट, यानी कि 3 ये आता ही रहेगा। अब 1.75 को ध्यान दीजिए, इसमें देखिए दशमलव के बाद 7 आया, 5 आया, उसके बाद अंक आना बंद हो गया। या फिर हम इसी को ऐसे बोल सकते हैं कि दशमलव के बाद 7 आया, 5 आया और उसके बाद अंक आना शांत हो गया। अंक आना शांत हो गया। तो जब अंक आना शांत हो जाता है, यानी कि अंक आना बंद हो जाता है, तो उसी को बोलते हैं शांत दशमलव। क्या बोलेंगे? शांत दशमलव। तो ये जो 1.75 है वो शांत दशमलव है। और ये 7/3 वाले में देखिए, इसमें क्या था कि ये 3 3 3 3 ये आता ही रहेगा, ये 3 का आना कभी बंद नहीं हो रहा है। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, ये 3 का आना कभी शांत नहीं हो रहा है। तो ये कैसा दशमलव है? ये है अशांत दशमलव। कैसा है? अशांत दशमलव। और साथ में देखिए कि 3 3 3 3 बार बार आ रहा है, यानी कि रिपीट कर रहा है। तो रिपीट करने को बोलेंगे आवर्ती। आना बंद नहीं हुआ यानी कि अशांत, और जो भी आ रहा है वो रिपीट कर रहा है, तो इसलिए बोलते हैं आवर्ती। इंग्लिश में बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, यानी कि टर्मिनेट नहीं हो रहा है लेकिन रिपीट कर रहा है। तो जो भी इसमें रिपीट करता है उसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं 2.3 यहाँ पे रिपीट कर रहा है, तो 3 के ऊपर ऐसे लाइन खींच देते हैं, इसको पढ़ते हैं 2.3 बार। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2.3 लिख के ऊपर डॉट लगा देते हैं। डॉट ये बताता है कि ये 3 रिपीट कर रहा है। तो देखिए अब क्योंकि 7/4 क्या है? एक परिमेय संख्या है, तो जो इसका दशमलव वाला रूप है यानी कि शांत दशमलव, ये भी क्या होगा? परिमेय होगा। सेम ऐसे ही 7/3 ये एक परिमेय संख्या है, तो इसका जो दशमलव वाला रूप है यानी कि अशांत आवर्ती दशमलव वाला रूप, वो भी क्या होगा? वो भी परिमेय होगा। तो आगे से आप याद रखेंगे कि चाहे शांत दशमलव हो चाहे अशांत आवर्ती दशमलव हो, ये दोनों परिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे कि
मान लीजिए कहीं पर लिखा है 3.98705। अगर हम आपसे पूछें क्या ये एक परिमेय संख्या है, तो देखिए 5 के बाद अंक आना बंद हो गया, यानी कि ये शांत दशमलव है। और आपको हमने बताया कि शांत दशमलव हमेशा परिमेय होते हैं, तो ये परिमेय हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम कुछ इस प्रकार से लिख दें 12.352 डॉट डॉट डॉट। अब ये डॉट 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 बता रहा है कि ये अशांत है, और ये 352 ये बार बार रिपीट कर रहा है। देखिए कोई अकेला अंक भी रिपीट कर सकता है और कुछ पेयर में भी कर सकता है। 2 अंक हो सकता है, साथ में 3 अंक हो सकता है, कोई अकेला अंक भी हो सकता है। तो ये जो संख्या हमने लिखी है ये है अशांत आवर्ती दशमलव, तो ये भी क्या होगी, परिमेय होगी। इस संख्या को हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं 12.352, ऊपर ऐसे बार लगा देंगे। ऐसे ही एक एग्जाम्पल और लिख रहे हैं 3.05929292 डॉट डॉट डॉट। अब इसमें क्या है, 05 ऐसे ही लिखा हुआ है, उसके बाद 929292 लगातार ये रिपीट होना शुरू हो गया। तो ये भी किस में आएगा, ये भी आएगा अशांत आवर्ती दशमलव। ऐसे भी हो सकता है कि कुछ रिपीट न करे शुरुआत में और बाद में रिपीट करना शुरू हो जाए, तो 3.05 ऐसे ही रह जाएगा, और 92 रिपीट कर रहा है तो उसके ऊपर बार लगा सकते हैं, तो ये भी होगा परिमेय संख्या। तो जितने भी शांत दशमलव होते हैं और जितने भी अशांत आवर्ती दशमलव होते हैं उनको हम लोग परिमेय संख्याएं बोलते हैं। अब इसको समझ लेते हैं अशांत अनावर्ती दशमलव। अब ऐसी संख्या हमको देखनी है जो कि शांत भी नहीं होगी और अनावर्ती यानी कि रिपीट भी नहीं होगी। इंग्लिश में बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, जो टर्मिनेट भी नहीं होगी, नॉन रिपीटिंग, जो रिपीट भी नहीं होगी। जैसे कि एक एग्जांपल लें 4.123968 डॉट डॉट डॉट। अब इसमें देखिए डॉट 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 क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि ये शांत नहीं है, यानी कि अशांत है, ये आता ही रहेगा। और साथ में देखिए इसमें कुछ रिपीट होने जैसा नहीं बन रहा है, तो ये अशांत भी है और अनावर्ती है। तो इस तरह का जो भी दशमलव वाली संख्या होती है इसको हम लोग ऐसे पूर्णांक बटे पूर्णांक के रूप में नहीं लिख सकते, तो ऐसी ही संख्याओं को हम लोग बोलते हैं अपरिमेय संख्याएं। तो आपको आगे से याद रखना है कि अशांत अनावर्ती दशमलव अपरिमेय संख्या होता है, अपरिमेय संख्या। अक्सर एग्जाम में एक प्रश्न आता है कि पाई परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है, तो इसमें बहुत से बच्चे गलती कर देते हैं। अब आपसे गलती क्यों होती है, क्योंकि बचपन से आपको सिखाया गया है कि पाई बराबर होता है 22/7, या दशमलव में अगर लिखें तो 3.14। तो आपको पता है कि 22/7 है तो ये तो परिमेय संख्या है, और 3.14 ये शांत दशमलव है, 4 के बाद कुछ नहीं आ रहा है, तो शांत दशमलव होने के कारण ये भी परिमेय है। तो बहुत से बच्चे सोचते हैं कि पाई भी क्या हो जाएगा, ये भी परिमेय हो जाएगा। अब ये बात तो ठीक है कि 22/7 परिमेय है और 3.14 भी परिमेय है, लेकिन पाई परिमेय नहीं होता है, पाई होता है अपरिमेय। अब ऐसा क्यों है भाई, क्योंकि जो आपको बचपन से सिखाया गया है कि पाई बराबर 22/7 या 3.14, ये आपको गलत बताया गया है। अब आप सोचेंगे कि आखिर गलत क्यों बताया गया है, तो देखिए चाहे ये 22/7 हो चाहे 3.14 हो, ये पाई का लगभग में मान होता है, ये एग्जैक्ट मान नहीं होता है। केवल कैलकुलेशन पर्पज के लिए हम लोग पाई को 22/7 या 3.14 ले लेते हैं। अगर आप एक्चुअल में देखेंगे तो पाई एक ऐसी संख्या है जो कि अशांत अनावर्ती होती है, यानी कि ये कभी खत्म ही नहीं होती है। 3.1415926 और ऐसे ही ये आता ही रहेगा, तो ये अशांत अनावर्ती है, यानी कि कभी ये खत्म भी नहीं होगा और कुछ इसमें रिपीट करता हुआ भी दिखाई नहीं देगा। इसलिए पाई होता है अशांत अनावर्ती दशमलव।
इसलिए पाई होता है अपरिमेय संख्या। अगर आप 2 का वर्गमूल निकालिए तो ये भी अशांत अनावर्ती दशमलव होता है, यानी कि अपरिमेय होता है। √3 का निकालिए, ये भी ऐसे ही आता है। अब चलते हैं पिछले पेज पर। तो हमने आपको बताया कि जो भी शांत दशमलव होते हैं, शांत दशमलव, वो परिमेय में आते हैं, जैसे कि 2.12। और जो भी अशांत आवर्ती दशमलव होते हैं, अशांत आवर्ती दशमलव, वो भी आते हैं परिमेय संख्या में। जैसे कि मान लीजिए 2.12 बार बार आ रहा है, मतलब ये मान लीजिए 12 रिपीट कर गया। और इसमें आता है अशांत अनावर्ती दशमलव, अशांत अनावर्ती दशमलव, जैसे कि 5.10 100 100 1 4 टाइम्स 0। अब देखिए डॉट 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 बता रहा है कि ये कभी खत्म नहीं होगा, यानी कि अशांत है, और इसमें आप किसी भी तरीके से रिपीटिशन नहीं ढूंढ पाएंगे। जैसे देखिए 10 यहाँ पे 01 बन गया, 00 हो गया। अगर आप 3 उठाते हैं 101 तो फिर 001 हो गया, फिर 000 हो गया, 100 हो गया। ये अलग अलग ऐसे बन रहा है, तो किसी भी तरीके से आप इसमें रिपीटिशन नहीं ढूंढ पाएंगे। तो ये अशांत अनावर्ती दशमलव का रूप है, जो कि अपरिमेय संख्या कहलाएगी। इसमें इस तरह का आ जाएगा √2 अपरिमेय संख्या है, √3 अपरिमेय संख्या है। रूट के अंदर अगर कोई भी अभाज्य संख्या आ गई तो वो तो हमेशा अपरिमेय होता है। रूट के अंदर अगर भाज्य संख्या हो तो वो परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। जैसे अगर √9 हो तो इसमें से देखिए 9 का वर्गमूल 3 हो जाता है। आपको पता होना चाहिए 9 को लिख सकते हैं 3 गुणे 3। अब ये जोड़े में से एक बाहर आ जाएगा। अब 3 बाहर आ गया, 3 क्या है? एक परिमेय संख्या है। लेकिन अगर देखिए इसी में अगर हम 8 लिख दें, अब 8 होता है 2 गुणे 2 गुणे 2, तो ये 2 गुणे 2 से 1 2 तो बाहर आ जाएगा, जोड़े में से एक आता है, और ये 1 2 अंदर बचा रह जाएगा। सिंपल सीधी बात आपको ये याद रखनी है कि जब तक रूट के अंदर कुछ बचा रह गया तब तक ये अपरिमेय संख्या होता है। ये क्या है? अपरिमेय है। जैसे अगर √50 पूछ दे तो देखिए 50 को हम चाहें तो 25 गुणे 2 में लिख सकते हैं। अब 25 होता है 5 गुणे 5, तो 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5 और 2 अंदर बचा रह जाएगा। जब तक ये अंदर कुछ बचा रह गया तब तक ये अपरिमेय संख्या है। अब हमको ये समझना है कि जब परिमेय और परिमेय में आपस में जोड़, घटाना, गुणा और भाग होता है तब हमको परिमेय संख्या मिलेगी या अपरिमेय संख्या मिलेगी। जब हम लोग परिमेय में परिमेय जोड़ते हैं तब क्या होता है? देखिए, चाहे आप कोई सा भी परिमेय संख्या ले लीजिए, जैसे 4/3 और हमने यहाँ पर ले लिया 1/3। जब दो परिमेय संख्या आप जोड़ेंगे तो हमेशा आपको एक परिमेय संख्या ही मिलेगा। तो यहाँ से हमको परिमेय मिलेगा। ऐसे ही जब परिमेय में से परिमेय घटाएंगे, जैसे 4/3 माइनस 1/3, तो ये हो जाएगा 3/3। 3 से 3 कट जाएगा एक बार में, ये भी परिमेय निकलेगा। तो परिमेय में से जब परिमेय घटाते हैं तब भी हमको परिमेय देखने को मिलता है। जब परिमेय में परिमेय का गुणा होता है तब क्या होता है भाई? जैसे 4/3 गुणे 1/3, तो क्या हो जाएगा? 4 एकम 4, 3 में 3 का 9। तो परिमेय में जब परिमेय का गुणा होता है तब भी हमको परिमेय संख्या देखने को मिलता है। जब परिमेय को परिमेय से भाग करेंगे तब क्या होगा? जैसे देखिए 5 एक परिमेय संख्या है, इसको हम 3 से भाग कर रहे हैं, ये भी परिमेय संख्या है। तो 5 को जब 3 से भाग करेंगे तो हमको मिलेगा 5/3, ये भी क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय को परिमेय से भाग करने पर परिमेय ही मिलता है। लेकिन बस यहाँ पर अगर नीचे वाला परिमेय संख्या 0 रख देंगे आप, जैसे कि मान लीजिए ऊपर हमने 5 रख दिया एक परिमेय संख्या, नीचे 0 रख दिया, 0 भी परिमेय है, लेकिन 5/0 परिभाषित नहीं है, ये अपरिभाषित है। तो मिलेगा तो
परिमेय ही मिलेगा, नहीं तो ये अपरिभाषित हो जाएगा जब नीचे वाला 0 होगा। तो यहाँ पर देखिए, चाहे हमने परिमेय का जोड़ किया हो, चाहे घटाना किया हो, चाहे गुणा किया हो, चाहे भाग किया हो, जब भी ये परिभाषित है तो हमको हमेशा परिमेय ही मिला है। तो एक लाइन में आप याद रख सकते हैं कि जब भी परिमेय संख्याओं का आपस में किसी भी प्रकार का कैलकुलेशन हो, चाहे जोड़, घटाना, गुणा या भाग, तो हमेशा क्या मिलता है? एक परिमेय संख्या ही मिलती है। जैसे कि अगर हम रैंडम यहाँ पर कुछ भी लिख दें परिमेय संख्या, जैसे 5/3 गुणे 1/2 माइनस 2 गुणे 1/4 प्लस 1, अगर हम पूछें कि ये बताइए ये पूरा सॉल्व करके परिमेय मिलेगा या अपरिमेय मिलेगा, तो ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, पहले परिमेय और परिमेय का गुणा मिल रहा है, तो यहाँ से भी परिमेय आएगा, यहाँ भी परिमेय परिमेय का गुणा हो रहा है, तो यहाँ से भी परिमेय आएगा, जब आपस में जोड़ेंगे घटाएंगे तब भी परिमेय आएगा। तो चाहे सॉल्व करके कुछ भी आए, यहां से हमको एक परिमेय संख्या ही मिलेगी। अब एक संख्या परिमेय हो और दूसरी अपरिमेय हो तब क्या होता है? तो सबसे पहले जोड़ के लिए चेक कर लेते हैं। जैसे 5 एक परिमेय संख्या है और √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो आपस में जब दोनों को मिला देंगे यानी कि 5 + √2, तो ये भी क्या है? एक अपरिमेय है। जब तक रूट के अंदर कोई संख्या फंसी रहती है तब तक ये अपरिमेय संख्या ही होता है। तो परिमेय में जब भी अपरिमेय जोड़ेंगे तो आपको यहाँ से अपरिमेय ही देखने को मिलेगा। जब आप परिमेय में से अपरिमेय घटाएंगे, जैसे 5 - √2, तो ये भी क्या देगा? अपरिमेय संख्या देगा। या फिर आप अपरिमेय में से परिमेय घटा लीजिए, यहां से भी क्या मिलेगा? यहां से भी अपरिमेय संख्या आपको देखने को मिलेगा। अब परिमेय में अपरिमेय का गुणा होगा तब क्या होगा? जैसे मान लीजिए 5 एक परिमेय है और अपरिमेय √2 है, दोनों का गुणा करेंगे 5√2 आएगा जो कि अपरिमेय है, तो यहां से हमको मिलेगा अपरिमेय। लेकिन सोच कर देखिए, अगर परिमेय 0 हो जाए तो ऐसे वाले केस में 0 आएगा जो कि परिमेय हो जाएगा। तो जब भी परिमेय संख्या इसमें 0 हो जाएगा तो उस केस में गुणा करके परिमेय भी आ सकता है। देखिए, आपको ये सब रटना नहीं है, जैसे हम यहाँ पर सोच रहे हैं वैसे ही आपको एग्जाम्पल के जरिए सोचना है कि जोड़ने से, घटाने से, गुणा करने से, भाग करने से क्या क्या कंडीशन बन सकता है, इसी पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अब परिमेय को अपरिमेय से भाग करें तब क्या होगा? जैसे मान लीजिए 5 परिमेय है और अपरिमेय हो गया √2, तो ये कैसी संख्या है? ये एक अपरिमेय संख्या है, तो इस केस में अपरिमेय आ गया। लेकिन अगर परिमेय वाली संख्या 0 हो जाए तो वैसे वाले केस में 0/√2 यानी कि 0, ये परिमेय भी हो सकता है, तो यहाँ से परिमेय भी आ सकता है। अब वैसे ही यहाँ पर अगर अपरिमेय बटे परिमेय हो तो इस वाले केस में जैसे √2/5 हो गया, अपरिमेय बटे परिमेय, तो ये एक अपरिमेय संख्या है, तो यहाँ से अपरिमेय मिलेगा। लेकिन अगर नीचे परिमेय वाला 0 हो जाए तो ऐसे केस में ये अपरिभाषित हो जाएगा, अपरिभाषित। तो यहाँ पर जोड़ वाले में और घटाने वाले में हमेशा अपरिमेय आएगा, लेकिन गुणा और भाग वाले में अपरिमेय भी हो सकता है और परिमेय भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, जोड़ और घटाने वाले में यहाँ पर क्या होगा? हमेशा अपरिमेय आएगा, लेकिन गुणा और भाग वाले में ये अपरिमेय भी हो सकता है और परिमेय भी हो सकता है। अब देखते हैं कि अगर दोनों अपरिमेय संख्या हो तब क्या होगा। तो देखिए, मान लीजिए एक संख्या है √2 अपरिमेय और दूसरी अपरिमेय संख्या है √3। तो देखिए, जब तक रूट के अंदर संख्या फंसी रहती है ये कुल मिला जुला कर क्या कहलाएगा? ये अपरिमेय कहलाएगा। तो यहाँ पर जोड़ने से अपरिमेय मिल गया। लेकिन अगर सोच कर देखिए कुछ ऐसा हो जाए, जैसे मान लीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या है और -√2 एक ऋणात्मक अपरिमेय संख्या है, तो अगर दोनों संख्याओं को जोड़ दिया जाए तो एक प्लस में है और वही माइनस में है, तो यहाँ से हमको शून्य देखने को मिल जाएगा। तो अपरिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या जोड़ने से शून्य भी आ सकता है, इस वाले केस में शून्य क्या हो गया? परिमेय हो गया, तो यहाँ पर परिमेय भी आ सकता है। ऐसे ही
अगर अंतर वाला देखें, घटाने वाला, तो √2 माइनस √3, अपरिमेय में से अपरिमेय घटाएंगे तो हमको अपरिमेय मिलेगा। लेकिन सोच कर देखिए, एक अपरिमेय संख्या हो √2 और दूसरी हो √2, अगर घटा दें तो 0 आएगा, 0 क्या हो जाता है, परिमेय। तो यहाँ पर भी अपरिमेय आ सकता है और परिमेय भी आ सकता है। गुणा में देखिए, जैसे अगर √2 का गुणा √3 में कर दें, अपरिमेय में अपरिमेय का, तो गुणा में हो जाएगा 2 गुणे 3 यानी कि रूट में 6, रूट के अंदर 6 फंसा हुआ है, बाहर नहीं आ पाएगा, तो ये अपरिमेय हो गया। लेकिन अगर सोचिए √2 हो और दूसरा भी √2 हो, तो √2 में अगर √2 का करेंगे तो ये 2 गुणे 2 जब होगा तो ये जोड़े में से एक बाहर आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और 2 एक परिमेय संख्या है, इस वाले केस में परिमेय आ गया। अब ऐसे ही अगर अपरिमेय को अपरिमेय से भाग कर दें, जैसे √2 को √3 से भाग कर दें, तो अपरिमेय बटे अपरिमेय, ये पूरा मिला जुला के जो संख्या है वो अपरिमेय है, तो यहाँ से अपरिमेय आ सकता है। और सोच कर देखिए, अगर कुछ ऐसा हो 5√2 और यहाँ पे मान लीजिए 6√2, अब इस वाले केस में क्या है, ऊपर भी अपरिमेय है, नीचे भी अपरिमेय है, लेकिन √2 से √2 कट जाएगा, 5/6 आ जाएगा, जो कि परिमेय हो गया, तो यहाँ से परिमेय भी आ सकता है। तो यहाँ पर देखिए, हर एक केस में अपरिमेय भी हो सकता है और परिमेय भी हो सकता है, तो यहाँ पर अपरिमेय या परिमेय दोनों ही हो सकता है। अब आपके बोर्ड एग्जाम में एक प्रश्न आता है जिसमें पूछा जाता है कि कोई दी गई संख्या परिमेय है या अपरिमेय है। तो यहाँ पर हमने कुछ वास्तविक संख्याएं लिखी हुई हैं। देखिए, वास्तविक संख्याओं में सब आ जाती हैं, परिमेय भी आती हैं और अपरिमेय भी आती हैं। यहाँ पर हमने कुछ संख्याएं लिख रखी हैं, इनको देखकर हमको पहचानना है कि कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय है। अगर आप देखकर पहचान पा रहे हैं तो अभी तक हमने जितना पढ़ाया है वो सार्थक रहा। तो पहला वाला क्या है भाई, पूर्णांक बटे पूर्णांक, तो ये हो जाएगा परिमेय। अब रूट के अंदर 7 है, अब देखिए 7 बाहर तो आ नहीं पाएगा, जब रूट के अंदर से ये बाहर नहीं आ पाएगा तो भैया क्या होगा, अपरिमेय। अब √9 देखिए, √9 क्या होता है, √9 आपको तो याद होना चाहिए। √9 को हम लोग 3 × 3 लिख सकते हैं और बाहर आ जाएगा 3। अब ये बाहर आ गया, जब रूट के बाहर आ जाएगा पूरी तरह से, तो ये क्या बन जाएगा भाई, ये बन जाएगा परिमेय। 3 यानी कि 3/1 यानी कि परिमेय। अब चेक कर लेते हैं 80 के लिए, तो 80 का अभाज्य गुणनखंडन करके आप देख सकते हैं कि क्या कुछ इसमें से बाहर निकलेगा। हम यहाँ पर डायरेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, समझिएगा। 80 है जिसको हम 16 × 5 लिख सकते हैं, और 16 एक ऐसी संख्या है जिसका वर्गमूल होता है 4, तो हम डायरेक्ट लिखने की कोशिश कर रहे हैं 4√5। अगर आपको डायरेक्ट समझ में नहीं आता है तो आप इसका अभाज्य गुणनखंडन कर लीजिएगा। अब क्योंकि ये 5 अंदर फंसा रह गया, इसलिए ये क्या है, अपरिमेय है। 5√2 आप देख सकते हैं 2 अंदर फंसा हुआ है रूट के, तो अपरिमेय होगा। 0 के बारे में शुरू से बताते चले आ रहे हैं कि 0 क्या है, परिमेय है। 22/7 पूर्णांक बटे पूर्णांक, ये भी क्या है, परिमेय है। पाई के बारे में हमने आपको बताया कि पाई होता है अशांत अनावर्ती दशमलव, जो कि अपरिमेय में आएगा। 3.14 4 के बाद आना बंद हो गया, यानी कि शांत दशमलव, और शांत दशमलव होता है परिमेय। इसमें देखिए 13 के ऊपर बार लगा हुआ है, बार का मतलब 13 13 13 बार बार रिपीट करेगा, तो ये अशांत है और आवर्ती है, तो ये भी होता है परिमेय। अब देखिए 4.10 100 100 फिर 1 लिखा है डॉट डॉट डॉट, तो इस तरह का जो नंबर होता है इसमें देखिए डॉट 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 यानी कि अशांत, और इसमें कुछ आप रिपीटिशन नहीं ढूंढ पाएंगे। जैसे यहाँ पर 10 है 10 है तो 01 हो गया, अब 3 का बनाएंगे तब भी नहीं बनेगा, तो ये होता है अशांत अनावर्ती दशमलव, यानी कि अपरिमेय। अब इसमें देखिए 5 + √3, √3 फंसा हुआ है यानी कि अपरिमेय। अभी हमने आपको बताया था कि परिमेय में अपरिमेय जोड़ेंगे तो भाई अपरिमेय ही मिलेगा। यहाँ भी देखिए 3 फंसा हुआ है रूट के अंदर, अपरिमेय। अब अगले वाले में देखिए, इस वाले में क्या है,
कि √5 से √5 कैंसिल हो जाएगा और 3/2 पूर्णांक बटे पूर्णांक हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा परिमेय, ये हो जाएगा परिमेय। इधर भी देखिए √7 से √7 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर लिख सकते हैं 1/3 पूर्णांक बटे पूर्णांक यानी कि परिमेय। यहाँ पर अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या में जोड़ा गया है, तो यहाँ से हमको अपरिमेय संख्या ही मिलेगा। अब यहाँ पर है 5 + √2 मल्टीप्लाइड बाई 5 - √2। अब इसको सॉल्व करके देखना पड़ेगा। सॉल्व करके अगर रूट गायब हो गया तो हम लोग इसको परिमेय बोल देंगे, अगर रूट गायब नहीं हुआ तो हम लोग अपरिमेय बोल देंगे। तो देखिए ये कुछ इस प्रकार का पैटर्न है, a + b इंटू a - b, जो कि होता है a² - b²। तो a की जगह है 5, तो 5 का स्क्वायर, माइनस b की जगह है √2, तो √2 का स्क्वायर। अब 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, और √2 का जब स्क्वायर करेंगे तो √2 का स्क्वायर मतलब √2 मल्टीप्लाइड बाई √2 यानी कि 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब 25 में से 2 घटाएंगे 23, रूट गायब हो गया, 23 का मतलब 23/1 पूर्णांक बटे पूर्णांक यानी कि परिमेय। ऐसे ही ये वाला भी है √3 + √2 √3 - √2 दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो a + b इंटू a - b, तो a² - b²। तो √3 का स्क्वायर करेंगे 3 आ जाएगा, √2 का स्क्वायर करेंगे 2 आ जाएगा, 3 में से 2 घटा देंगे 1 आ जाएगा। 1 क्या है? परिमेय। ये परिमेय हो जाएगा। तो कई बार ऐसे सॉल्व करके भी आपको देखना पड़ेगा। अगला है 2 + √3 का होल स्क्वायर। तो देखिए इसके लिए हम लोग a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला यूज कर लेंगे, a² + b² + 2ab। अगर आपका कैलकुलेशन स्ट्रांग है तो आपको बिना सॉल्व करे भी ये पता चल जाएगा, आपको अंदाजा लग जाएगा कि ये परिमेय है या अपरिमेय है। कर लेते हैं भाई, a की जगह 2 है तो 2 का स्क्वायर, b की जगह √3 है तो √3 का स्क्वायर। अब 2ab के लिए भाई 2 a की जगह 2 है और b की जगह √3 है, तो देखिए 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, और इधर 2 में 2 का गुणा हो जाएगा 4 और √3 बचा रह जाएगा। अब ये 3 रूट के बाहर तो आएगा नहीं, तो ये हो जाएगा अपरिमेय। ज्यादा से ज्यादा आप क्या कर सकते हैं, 4 और 3 को ऐड कर सकते हैं, 7 हो जाएगा, और ये 4√3, तो ये रूट फंसा रह गया यानी कि अपरिमेय। तो इस प्रकार से आपको पहचानना है। अब इस तरह के प्रश्नों को हल करने के काफी ज्यादा करीब हम लोग पहुंच चुके हैं। अब छोटी छोटी 2 जानकारी हमको और लेनी है ताकि हम लोग इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व कर सकें। अभी तक आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और नीचे एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। देखिए एक प्रमेय दिया गया है, अब इस प्रमेय को हमको समझ लेना है। बस इसको हमको एग्जाम्पल के जरिए समझना है, इसको हम लोग को सिद्ध नहीं करना है, इसका सिद्ध करना हमारे सिलेबस में नहीं है। इसमें बोला गया है कि मान लीजिए p एक अभाज्य संख्या है और कह रहा है कि यदि p a² को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगी, जहां पर a क्या है? एक धनात्मक पूर्णांक है। इसी बात को हमने यहाँ पर सिंपल करके लिख दिया है कि p है अभाज्य संख्या और a है धनात्मक पूर्णांक। तो कह रहा है कि यदि p a² को विभाजित करेगी तो p a को भी विभाजित करेगी। अब इसका क्या मतलब है, जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं। एक हम लोग अभाज्य संख्या ले लेते हैं 2। जैसे अगर हम बोलें कि 2 4² को विभाजित करती है, तो क्या ये बात सत्य होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि 4² का मतलब होता है 16। तो 16 एक ऐसी संख्या है जो कि 2 से 8 बार में कट जाएगी। तो यहाँ पर देखिए 2 इस 4 को भी विभाजित करेगी। 2 क्या करेगी? 4 को भी विभाजित करेगी। क्या ये बात सही है? तो बिल्कुल सही है, क्योंकि 4 2 से 2 बार में कट जाएगा। ऐसे ही आपके दिमाग में कोई और भी एग्जाम्पल आए तो वहां से भी आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम बोलें 3 6 के स्क्वायर को विभाजित कर देती है, 6 के स्क्वायर को विभाजित करती है, विभाजित करती है, तो क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। 6 का स्क्वायर होता है 36
और 36 3 से 12 बार में कट जाएगा। तो आप साफ साफ देख सकते हैं कि 3 6 को भी विभाजित करेगी, 3 6 को भी विभाजित करेगी, 3 से 6 2 बार में कट जाएगा। तो यहां से हमको बस इतना समझना था कि यदि कोई अभाज्य संख्या किसी धनात्मक संख्या के वर्ग को विभाजित कर देती है तो वही अभाज्य संख्या उस धनात्मक संख्या को भी विभाजित करेगी। अब देखिए एक परिमेय संख्या लिख रहे हैं 15/20, पूर्णांक बटे पूर्णांक ये है परिमेय संख्या। अगर हम आपसे पूछें कि क्या ये परिमेय संख्या सरलतम रूप में है, तो देखिए 15 और 20 ऐसी संख्याएं हैं जो कि 5 से कट सकती हैं, तो ये सरलतम रूप में तो नहीं है। लेकिन जैसे ही हम इन दोनों को 5 से काट देते हैं, 5 से 3 बार में और ये 5 से 4 बार में, तो ये परिमेय संख्या बदल गया अपने सरलतम रूप में। तो आपको यहां से ये पता होना चाहिए कि किसी परिमेय संख्या को हम लोग सरलतम रूप में बदल सकते हैं, और जब भी उसको सरलतम रूप में बदलेंगे तो अंश और हर इन दोनों का जो HCF होगा वो होगा 1, यानी कि ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या दोनों ही संख्याओं में एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा जो कि होगा 1। और हमने आपको इस वीडियो के शुरुआत में ही बताया था कि जब भी दो संख्याओं का HCF 1 होता है तो ऐसी संख्याओं को हम लोग बोलते हैं सह अभाज्य संख्याएं। तो यहाँ पर 3 व 4 क्या हैं? ये हैं सह अभाज्य संख्याएं। 3 व 4 क्या हैं? सह अभाज्य संख्याएं हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं। कोई भी परिमेय संख्या जब अपने सरलतम रूप में होती है तब वहां पर ऊपर और नीचे वाली संख्याएं होती हैं सह अभाज्य संख्याएं। जैसे 8 और 9 देखिए, ये ऐसी संख्याएं हैं जो कि 1 के अलावा किसी और से नहीं कट सकती, तो ये हैं सह अभाज्य संख्याएं। 8 और 9 क्या हैं? सह अभाज्य संख्याएं। अगर मान लीजिए कहीं लिखा है 10/12, हम पूछें क्या ये सह अभाज्य संख्याएं हैं? 10 और 12 सह अभाज्य संख्याएं हैं? तो देखिए 10 और 12 2 से कटने वाली संख्या है, तो ये सह अभाज्य संख्या के रूप में नहीं है। जब इसको सरलतम रूप में कर देंगे, 2 से अगर उड़ा दें तो 2 से 5 बार में और 12 कट जाएगा 2 से 6 बार में। अब ये सह अभाज्य संख्या वाला रूप बन गया, सरलतम रूप बन गया। अब हम लोग इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट करने वाले हैं। देखिए हर साल बोर्ड एग्जाम में इस तरह का एक प्रश्न जरूर आता है। अब इसमें हमको सिद्ध करना है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। आपको पता तो है पहले से कि √2 एक अपरिमेय संख्या होती है, लेकिन आपको इसको सिद्ध करना है, ये साबित करना है कि √2 वास्तव में एक अपरिमेय संख्या है। देखिए √2 की जगह √3 भी पूछ सकता है, √5 भी पूछ सकता है, √7 भी पूछ सकता है, √11 भी पूछ सकता है। यानी कि आप देख सकते हैं जो भी यहाँ पर हमने संख्याएं लिखी हैं वो एक तरह से इस तरह की संख्याएं हैं, रूट के अंदर अभाज्य संख्याएं, रूट के अंदर अभाज्य संख्याएं। तो इस तरह के जितने भी प्रश्न होते हैं सबको सॉल्व करने का एक ही तरीका होता है। एक प्रश्न आप समझ जाएंगे तो उसी आधार पर बाकी प्रश्न भी आप स्वयं कर सकते हैं, लेकिन हम आपको 2-3 प्रश्न एक ही जैसा बताने वाले हैं। इस तरह के प्रश्नों को हम लोग करते हैं विरोधाभास के जरिए। अब ये विरोधाभास क्या होता है? देखिए विरोधाभास में हम लोग क्या करते हैं कि जो कुछ यहाँ पर प्रश्न में दिया रहता है उसका उल्टा मान लेते हैं। जैसे कि दिया है कि हमको सिद्ध करना है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, हम लोग क्या करेंगे इसका उल्टा मान लेंगे कि √2 एक परिमेय संख्या है। इसको परिमेय मानते हुए हम लोग कुछ कुछ कैलकुलेशन करेंगे, और हम लोग जब कैलकुलेशन करते जाएंगे तो बीच में कुछ गलत स्टेटमेंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? कुछ गलत स्टेटमेंट, यानी कि गलत कथन आ जाएगा। तो फिर हमको दोबारा से ये सोचना पड़ेगा कि आखिर भाई ये गलत क्यों आया है। तो जब आप इसका कारण ढूंढेंगे तो कारण ढूंढते ढूंढते आपको पता चलेगा
कि ये गलत इसलिए आया था क्योंकि हमने इसको गलत मान रखा था। तो सारी समस्या का जड़ यही है कि √2 हमने परिमेय मानकर किया था। तो इसी को बोलते हैं अपनी ही बातों में फंस जाना, यानी कि जो बात हमने शुरू में बोली थी वही बात क्या हो गई, गलत साबित हो गई। तो अपनी ही बातों में फंस जाना, और इसी को दूसरे शब्दों में बोलते हैं विरोधाभास हो जाना। तो जब यही समस्या की जड़ थी कि √2 परिमेय संख्या है, तो सही क्या बात होगा, तो सही हो जाएगा कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। मुझे पता है कि आपको थोड़ी बहुत बातें समझ में आई होंगी और बहुत सारी बातें आपको समझ में नहीं आई होंगी, लेकिन जब हम यहाँ पर एक एक स्टेप अब लिखना शुरू करेंगे तब जाकर आपको समझ में आएगा कि आखिर हम क्या बात कर रहे थे। तो हम लोग मान लेंगे कि √2 एक परिमेय संख्या है, उल्टा मानकर चलेंगे। √2 एक परिमेय संख्या है। तो अगर ये परिमेय संख्या है तो इसको हम लोग p/q फॉर्म में लिख सकते हैं या a/b फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर लिख दिया √2 इक्वल्स a/b, जहां पर आपको पता है कि a और b क्या होता है, पूर्णांक होता है। और हमने आपको अभी अभी बताया था कि किसी परिमेय संख्या को हम लोग सरलतम रूप में लिख सकते हैं, और जब भी सरलतम रूप में लिखते हैं तो ऊपर की संख्या और नीचे की संख्या सह अभाज्य संख्या बन जाती है। तो यहाँ पर हम ऐसे ही मानेंगे, हम ऐसे लिखेंगे कि ये a और b सरलतम रूप में है, यानी कि a और b सह अभाज्य संख्याएं हैं, जहां हम ये मानकर चल रहे हैं कि a और b सह अभाज्य संख्याएं हैं, जहां a व b सह अभाज्य संख्याएं हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं, या फिर ऐसे लिख सकते हैं सह अभाज्य पूर्णांक है। और एक बात आपको पता है कि नीचे b है तो b 0 नहीं हो सकता, साथ में आप यहाँ पर मेंशन कर दीजिए कि b इज नॉट इक्वल टू 0। यही सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है कि a और b सह अभाज्य संख्या आपको मानकर चलना है। अब देखिए ये तिर्यक गुणा कर लेते हैं, ये हो जाएगा √2b बराबर a। अब एक काम कर लेते हैं, यहाँ से ये रूट हटाने के लिए दोनों पक्षों का वर्ग कर लेते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो देखिए जब वर्ग करेंगे तो √2b का स्क्वायर करना है और इधर हो जाएगा a²। अब जब √2 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 2। √2 का स्क्वायर का मतलब होता है कि √2 मल्टीप्लाइड बाई √2, और ये होता है 2, और ये हो जाएगा b का स्क्वायर बराबर a²। अब इसी को हम पलट के लिख दें, लेफ्ट वाले को राइट में, राइट वाले को लेफ्ट में, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसी बात को ऐसे भी लिख सकते हैं a² बराबर 2b²। अब देखिए जो ये a² है ये 2b² के बराबर है। 2b² को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि 2 इंटू, अब ये b² क्या होगा, b² एक पूर्णांक होगा, b² क्या होगा, एक पूर्णांक होगा। अगर b पूर्णांक है तो b का स्क्वायर भी पूर्णांक होगा, यानी कि a² हो गया 2 गुणे कुछ पूर्णांक। और हमने आपको पिछली वीडियोज में बता रखा है कि यदि किसी संख्या के गुणनखंड में 2 गुणे पूर्णांक जैसा कुछ आ गया तो ये संख्या 2 से जरूर कटेगी। देखिए a² क्या है, a² है 2 गुणे पूर्णांक, 2 गुणे पूर्णांक। तो ये जो a² है इसके गुणनखंड में 2 आ गया, तो मतलब a² 2 से जरूर कटेगा। तो हम लिख लेते हैं a² 2 से विभाजित है, a² 2 से विभाजित है। और हमने आपको अभी अभी एक प्रमेय समझाया था, यदि एक अभाज्य संख्या किसी धनात्मक संख्या के स्क्वायर को विभाजित करती है तो वही अभाज्य संख्या उस धनात्मक संख्या को भी विभाजित करेगी। तो इसी का यूज करके हम लिख सकते हैं कि क्योंकि a² 2 से विभाजित है तो a भी क्या होगा, 2 से विभाजित होगा। तो a भी 2 से विभाजित है।
इस लाइन को ध्यान में रखिएगा, इसका यूज अभी आगे आने वाला है। अब देखिए, क्योंकि a 2 से कटने वाली संख्या है तो a के गुणनखंड में 2 जरूर आएगा, 2 गुणे कुछ पूर्णांक हो सकता है। क्योंकि a 2 से कटने वाली संख्या है तो a को लिख सकते हैं 2 गुणे सम पूर्णांक। पूर्णांक की जगह पे हम c लिख दे रहे हैं, पूर्णांक की जगह पे c लिख दे रहे हैं, 2 गुणे c, 2c, जहां पर c क्या है, जहां c क्या है, पूर्णांक है, जहां c पूर्णांक है। अब फिर से दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं, तो a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2c का स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर बराबर 4c स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर पहले हमको मिला था कि a स्क्वायर बराबर 2b स्क्वायर, तो अगर हम इसको इक्वेशन नंबर 1 बना दें और a स्क्वायर बराबर 4c स्क्वायर को इक्वेशन नंबर 2 बना दें, तो समीकरण 1 से a स्क्वायर बराबर 2b स्क्वायर समीकरण 2 में लाकर रख देंगे। यहाँ पर लिख देते हैं समीकरण 1 से a स्क्वायर बराबर 2b स्क्वायर समीकरण 2 में रखने पर, इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो a स्क्वायर की जगह हो जाएगा 2b स्क्वायर बराबर 4c स्क्वायर। अब ये 2 से ये 4 कट जाएगा, 2 से 4 कटेगा 2 बार में, तो हमको यहाँ पर देखने को मिलेगा b स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर। तो अब देखिए b स्क्वायर में क्या आ गया, b स्क्वायर आ गया 2 गुणे कुछ यहाँ पर पूर्णांक, तो इसका मतलब है कि b स्क्वायर भी 2 से कटने वाली संख्या है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे फिर से कि b स्क्वायर 2 से विभाजित है, विभाजित है। अब क्योंकि b स्क्वायर 2 से विभाजित है तो हम बोल सकते हैं कि तो b भी क्या होगा, 2 से विभाजित होगा, b भी 2 से विभाजित है। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो यहाँ पर हम इसको भी यहाँ पर घेर देते हैं ताकि आपका ध्यान इस पर रहे। अब देखिए जो हमने यहाँ पर घेरा है इसी पर फोकस करिए। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि a 2 से विभाजित है और अभी हमको क्या मिला, b 2 से विभाजित है, मतलब a और b दोनों ही 2 से विभाजित हो रहा है। इसी बात को हम नेक्स्ट पेज पर लिख लेते हैं एक बार। अतः a व b दोनों ही 2 से विभाजित है, विभाजित है। अब क्योंकि a और b दोनों ही 2 से विभाजित होने वाली संख्या आ गई, तो इसका मतलब ये है कि a और b सहअभाज्य तो होंगी नहीं। यहां से हमको ये पता चल रहा है कि a और b सहअभाज्य नहीं हो सकती। लेकिन शुरुआत में हमने क्या माना था, हमने तो शुरुआत में ये बोला था कि a और b सहअभाज्य संख्याएं हैं। तो ये दोनों ही बातें एक दूसरे की बिल्कुल अपोजिट हैं, ये दोनों ही बातें एक दूसरे को पूरी तरह से काट रही हैं। हमने माना था कि a और b सहअभाज्य संख्या है, लेकिन अभी अभी हमको पता चला है कि a और b सहअभाज्य संख्या है ही नहीं। तो इसी को बोलते हैं विरोधाभास, यानी कि अपनी ही बातों में फंस जाना। तो हम आगे यहाँ पर लिखेंगे, आप समझते रहिएगा। यहाँ पर हम लिखेंगे परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है, प्राप्त होता है कि a व b सहअभाज्य संख्याएं हैं, सहअभाज्य संख्याएं हैं। अब हम लोग ये पता करेंगे कि आखिर ये विरोधाभास क्यों मिला। ये जो हमको मिला है कि a व b दोनों ही 2 से विभाजित हैं,
आखिर ये हमको क्यों मिला है? ये हमको इसलिए मिला है क्योंकि हम यहाँ पर क्या माने थे? हम यहाँ पर माने थे कि √2 एक परिमेय संख्या है। हमने √2 को एक परिमेय मानते हुए यहाँ पर कुछ कैलकुलेशन किया था, तभी जाकर हमको ये देखने को मिला कि a व b दोनों ही 2 से विभाजित हैं, यानी कि सह अभाज्य नहीं है। तो सारी समस्या का जड़ कौन था? सारी समस्या का जड़ यही था कि भैया हमने ये मान लिया था कि √2 एक परिमेय संख्या है। ये हमने शुरुआत में ही गलत मान लिया था, इसी की वजह से हमको ये चीज देखने को मिला कि a व b दोनों ही 2 से विभाजित हैं, यानी कि सह अभाज्य नहीं है। तो इसी बात को हम लोग आगे लिख देंगे। यह विरोधाभास हमारी इस गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ कि √2 एक परिमेय संख्या है। हमने √2 को परिमेय माना, इसीलिए ये विरोधाभास देखने को मिला। तो गलती यहां था कि हमने √2 को परिमेय मान लिया था। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला कि भैया √2 परिमेय नहीं हो सकता, अतः √2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इस तरीके से आपको इसको लिखना है। अब हम लोगों को सिद्ध करना है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो ठीक उसी प्रकार से हम लोग इसको भी कर सकते हैं, चाहे √3 हो, √5 हो, √7 हो, सारे प्रश्न उसी प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। अब √3 के लिए क्या कुछ चेंज आएगा उसको हम आपको बता देते हैं। तो एक बार हम पीछे जो कुछ किए थे उसको हम लोग यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं। अब √3 के लिए इसमें क्या कुछ चेंज करना है वो हम लोग कर लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पर मान लेंगे कि माना √3 एक परिमेय संख्या है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए √3 बराबर a डिवाइडेड बाई b, जहां a और b सह अभाज्य संख्याएं हैं, जहां पर b 0 नहीं हो सकता। अब √3 का और b का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से हमको मिलेगा √3b बराबर a। अब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो √3b का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर जब करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा 3b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, या इसी को लिख सकते हैं a स्क्वायर इक्वल्स 3b स्क्वायर। अब क्योंकि a स्क्वायर बराबर है 3 इंटू बी स्क्वायर, यानी कि 3 इंटू पूर्णांक, इसलिए हम बोल सकते हैं कि a स्क्वायर 3 से कटेगा। तो a स्क्वायर 3 से विभाजित है। अब a स्क्वायर 3 से विभाजित है तो a भी 3 से विभाजित होगा। यहाँ पर लिख लेंगे a भी 3 से विभाजित होगा। अब क्योंकि a 3 से विभाजित है इसलिए a बराबर हम लोग मान सकते हैं 3c, जहां पर c क्या है? पूर्णांक है। अब दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3c का होल स्क्वायर, और अब 3c का होल स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, तो 9c स्क्वायर। अब समीकरण 1 से a स्क्वायर बराबर 3b स्क्वायर लाकर हम लोग समीकरण 2 में रख देंगे a स्क्वायर की जगह। तो a स्क्वायर की जगह हो जाएगा 3b स्क्वायर, और पहले से इधर था 9c स्क्वायर, 9c स्क्वायर। तो अब क्या होगा कि 3 से 9 कट जाएगा 3 टाइम्स में, तो b स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3c स्क्वायर। अब b स्क्वायर हो गया 3c स्क्वायर, यानी कि 3 गुणे पूर्णांक, मतलब b स्क्वायर भी 3 से कट जाएगा। तो b स्क्वायर 3 से विभाजित है। अब b स्क्वायर 3 से विभाजित है तो b भी 3 से विभाजित होगा। अब फिर से आपको फोकस करना है कि a 3 से विभाजित है और b भी 3 से विभाजित है, अतः a व b दोनों ही 3 से विभाजित है। तो यहां से हमको विरोधाभास मिल गया, परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि a व b सह अभाज्य संख्याएं हैं।
अब यह विरोधाभास हमारी इस गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ कि √3 एक परिमेय संख्या है। तो लास्ट में लिख देंगे अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। अब हम लोग इसके लिए लिखेंगे, दर्शाइए कि 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। इसको भी हम लोग विरोधाभास के जरिए करने वाले हैं। इसमें आपको थोड़ा कम लिखना पड़ेगा, तो ठीक उसी प्रकार से इसको भी कर लेते हैं। माना 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है, इसको परिमेय मान लेते हैं, परिमेय संख्या है। जब इसको परिमेय मानेंगे तो हम लोग इसको a/b फॉर्म में लिख सकते हैं। तो लिखेंगे 5 माइनस √3 बराबर a/b, जहां पर a और b क्या है, सह अभाज्य संख्याएं हैं। फिर से वही लिख देंगे, जहां a व b सह अभाज्य संख्याएं हैं। देखिए, जब हम बोल रहे हैं कि a व b सह अभाज्य संख्याएं हैं, तो यहां से एक बात आपको खुद ही समझ लेना है कि a और b पूर्णांक होंगे। a व b सह अभाज्य संख्याएं हैं और b 0 के इक्वल नहीं हो सकता। अब देखिए, इस तरह के प्रश्नों में आपको करना क्या है कि रूट वाले को एक पक्ष में कर लीजिए और बिना रूट वाले को एक पक्ष में। तो देखिए, 5 को ऐसे ही रहने दीजिए, a/b को लेफ्ट में लेकर आइए, तो हो जाएगा -a/b, और -√3 को दूसरे साइड लेकर जाइए, ये हो जाएगा +√3। तो रूट वाले को एक साइड, अब बाकी को एक साइड। अब ध्यान दीजिएगा 5 माइनस a/b पर। अब देखिए, क्योंकि a और b पूर्णांक है, तो a/b क्या हो जाएगा, पूर्णांक बटे पूर्णांक से परिमेय संख्या। ये क्या है, परिमेय संख्या। और 5 भी होता है परिमेय संख्या। हमने आपको बता रखा है कि जब भी परिमेय संख्याओं का आपस में कैलकुलेशन करते हैं तो हमको एक परिमेय संख्या ही देखने को मिलता है। तो कुल मिला जुलाकर ये जो लेफ्ट में लिखा हुआ है वो है एक परिमेय संख्या। ये क्या है, परिमेय संख्या। अब अगर लेफ्ट वाला परिमेय है तो राइट वाला भी कायदे से क्या होना चाहिए, ये भी परिमेय होना चाहिए, क्योंकि एक परिमेय संख्या ही परिमेय संख्या के बराबर हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई परिमेय संख्या हो किसी अपरिमेय संख्या के बराबर हो जाए, ऐसा तो कभी होगा ही नहीं। अगर लेफ्ट वाला परिमेय है तो राइट वाला भी क्या होना चाहिए, कायदे से ये भी परिमेय होना चाहिए। लेकिन आपको क्या पता है, आपको ये पता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो फिर से यहां पर क्या मिल गया, अब फिर से यहां पर आ गया विरोधाभास। तो इसी बात को हम लोग एक्सप्लेन करके लिखेंगे, लिख देंगे, चूंकि a व b पूर्णांक हैं, इसलिए 5 माइनस a/b एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय होगा लेफ्ट वाला, तो राइट वाला √3 भी परिमेय होना चाहिए। तो लिख देंगे, इसलिए √3 एक परिमेय संख्या है। √3 भी एक परिमेय संख्या है। लेकिन आपको पता है कि √3 क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होता है। यहाँ पर विरोधाभास हो गया, तो इसी बात को नेक्स्ट पेज पर लिख लेते हैं। परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अब हम लोग ये पता करेंगे कि आखिर ये विरोधाभास क्यों आया। तो ये विरोधाभास इसलिए आया था कि हमने ये मान रखा है 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है। यहीं पर सारा लोचा है, यहीं पर गलती है। तो इसी बात को यहाँ पर लिख देंगे, यह विरोधाभास हमारी इस
गलत कल्पना के कारण प्राप्त होता है कि 5 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या है। ये हमारी कल्पना ही गलत थी, परिमेय संख्या है। अब क्योंकि हमारी कल्पना ही गलत थी कि 5 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या है, तो सही क्या होगा? सही ये होगा, अतः 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिल रहा हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करिएगा। अब हम लोग करते हैं कि दर्शाइए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको भी हम लोग पिछले प्रश्न के जैसे कर सकते हैं। तो मान लेंगे, माना 3√2 एक परिमेय संख्या है, उल्टा मान लेंगे, परिमेय संख्या है। अब क्योंकि परिमेय है इसलिए हम लोग 3√2 को लिख सकते हैं a डिवाइडेड बाई b, जहां a व b सह अभाज्य संख्याएं हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं। साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए कि b इज नॉट इक्वल टू 0, नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए। अब फिर से वही काम करेंगे, रूट वाले को एक साइड लिखेंगे और बाकी दूसरे साइड। तो 3 को हम दूसरे साइड भेज देते हैं, 3 चला जाएगा नीचे, तो √2 बराबर हो जाएगा a/3b। अब क्योंकि आपको पता है कि a क्या है, पूर्णांक है, और b भी क्या है, एक पूर्णांक है। अब b अगर पूर्णांक है तो 3 में अगर पूर्णांक का गुणा कर देंगे तो ये भी पूर्णांक होगा, तो ऊपर भी पूर्णांक नीचे भी पूर्णांक, तो ये हो जाएगा परिमेय संख्या। तो a/3b क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, चूंकि a व b पूर्णांक हैं, इसलिए a/3b एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो फिर से वही बात, अगर a/3b एक परिमेय संख्या है तो √2 भी एक परिमेय ही होना चाहिए कायदे से, तो इसलिए √2 भी एक परिमेय संख्या है। लेकिन अब यहाँ पर आ गया विरोधाभास। क्या आ गया भाई? आपको पता है कि √2 होता है एक अपरिमेय संख्या, लेकिन अभी हमको क्या मिल गया कि √2 है परिमेय संख्या, तो विरोधाभास मिल गया। तो फिर से हम लोग लिखेंगे, परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अब ये विरोधाभास क्यों मिलता है, तो इसको लिखेंगे, यह विरोधाभास हमारी इस गलत कल्पना के कारण प्राप्त होता है कि 3√2 एक परिमेय संख्या है। सारा लोचा यहीं पर है, 3√2 एक परिमेय संख्या है। ये हमारी कल्पना ही गलत थी, परिमेय संख्या है। अब ये कल्पना गलत थी तो सही क्या है, अतः 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। अगर आपने ये वीडियो बहुत ही अच्छे तरीके से देख लिया है तो इस वीडियो से एक प्रश्न आपका बोर्ड एग्जाम में पक्का हो जाता है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।